Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 1991 से लेकर 1993 का ले लें, फिर उसके बाद उससे पहले के अदवार जब मैं चीफ मिनिस्टर था 2 दफ़ा, वो अदवार भी आप देख लें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि एक दमड़ी और एक पाई की करप्शन का दाग नहीं है हमारे ऊपर। कहाँ से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे में हुई है, जिसका आज एहतसाब हो रहा है। ये बहुत एक मेरा ख्याल है कि ऐसा सवाल है जिसका कम से कम मुझे जवाब नहीं मिल सका। ये किस चीज़ का हिसाब हो रहा है? ये सरकारी पैसे का हिसाब हो रहा है, उसकी खुर्द बुर्द का हिसाब हो रहा है, या फिर ये हमारे कारोबारी मामलात का हिसाब हो रहा है? कौम भी जानती है, देख रही है कि ये तमाशा कैसे लगा, तमाशा लगाने वाले कौन है। 2013 से ही 14 से ही ये तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। क्या इनका कोई गिरेबान पकड़ने वाला है इस मुल्क के अंदर? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियाँ साहब आज सियालकोट गए और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ खिताबात किए, कारकुनों से भी उन्होंने बात की। तो मियाँ साहब अपना कसूर पूछ कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, कौन सा मैंने सोना लूटा है, चांदी लूटी है, लूट मार मैंने इस मुल्क में की है, मुझे मेरा कसूर बताया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने मियाँ साहब के कसूर गिनवाए। उन पर हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई वो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल या अपने जो एतराज़ात हैं उनको आज मुकम्मल किया। और एक जो उन्होंने उसमें जुमला बोला, उन्होंने कहा जी अदालत फैसला देते वक्त एहतियात से काम। ये उन्होंने इस्तदा की है, गुजारिश की है अदालत से। इसहाक डार साहब के जो वकील थे उनको इंतहाई टफ टाइम का सामना करना पड़ा कोर्ट में, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इसहाक डार साहब को ज़बरदस्ती घसीट के केस में लाया जा रहा है। तो जज साहब ने कहा नहीं, इसमें रेलिवेंसी बनती है, आप कहते हैं तो हम बताते हैं, और फिर उन्होंने बताया भी। अब जो हुसैन नवाज और हसन नवाज यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बच्चों के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमें वक्त दिया जाए, कल हम दुबई से और अबू धाबी से मजीद डॉक्यूमेंट्स लाकर इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि आपको बहुत वक्त दिया है, लेकिन कल तक के लिए उनके पास दोबारा वक्त है। कल वो दोबारा कौन से पेपर लेकर आएंगे और उनको कैसे इसका केस का हिस्सा बनाएंगे। बज़ाहिर PMLN ये दबाव है, PMLN के लिए अदालत में ये कानूनी लड़ाई लड़ना डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नई स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने अदालत के बाहर जो है वो अब एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। आज मियाँ साहब ने सियालकोट का इंतखाब किया और आने वाले दिनों में जो इतलात हैं, मियाँ साहब मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, ना सिर्फ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे बल्कि मुखालिफिन के बारे में अपनी राय का इजहार भी करेंगे, और इस केस के हवाले से भी, जैसे कि उन्होंने आज किया है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें चौधरी सरवर साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया सर आपका। राणा सनाउल्लाह साहब, लॉ मिनिस्टर पंजाब, PMLN से आपका ताल्लुक है, बड़ी मेहरबानी आपकी सर। सरदार नबील कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। चौधरी सरवर साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं मेरा कसूर क्या है, मैंने कहाँ लूट मार की है। वज़ीर आज़म को अभी तक इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिला। सर जी, पहले ही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सारा किस्सा कहानी शुरू हुई है ये पनामा पेपर से हुई है। पनामा पेपर्स में जो इंकशाफात हुए उसमें तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं था, पाकिस्तान की हुकूमत का या पाकिस्तान के किसी अदारे का। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम किया कि ये जो फ्लैट्स हैं उनकी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि हमारे पास सारी दस्तावेज हैं, हम सबूत पेश करेंगे। ठीक है, हालांकि बात तो सिर्फ 4 फ्लैटों की हो रही थी। वो खुद अपने केस को गल्फ स्टील मिल दुबई में ले गए। ठीक, और ये कहा कि हमारे दुबई में हमारे पास पूरे प्रूफ दस्तावेज हैं, 12 मिलियन दिरहम वहाँ से हमने लिया और उसको कतरी शहजादे के साथ इन्वेस्ट कर दिया। अब वहाँ की जो दुबई की है अपनी जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी है, उन्होंने कहा है कि 12 मिलियन का यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कि वहाँ नहीं है। उसके बाद खुद इन्होंने
अब जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है वहाँ की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने भी लेटर दे दिया है कि वो जो हैं कंपनियां हैं नीलसन और नेस्कोल जो हैं वो मरियम सफदर जो हैं वो उनकी कानूनी मलकियत उनकी है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जजेस ने बार बार कहा है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, पाकिस्तान के अवाम भी कह रहे हैं कि हमें सबूत दें कि ये जो फ्लैट खरीदे हैं पैसा कहाँ से आया, कब खरीदा, आपने कैसे बनाया। तो हम मियां साहब कह रहे हैं कि मुझे बताओ मैंने कैसे बनाया, यानी मेरे पे कोई एलिगेशन तो लगाए ना आप। पहले आप मुझे बताएं कि मैंने वहां लूटमार की थी, यहाँ मैंने जो है वो किकबैक्स लिए थे, मैंने इस जगह पे जो है वो पैसा वसूल किया था ठेकों में या किसी और चीज में, या मैंने ये वाली करप्शन की थी। तो ये तो मियां साहब को कोई नहीं बता रहा, उनको बता रहे हैं कि ये असासे आपके हैं, अब आप बताएं बनाए कैसे। मैं आपको बताऊं सारी दुनिया में ये होता है कि अगर किसी के पास चाहे वो पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, तो उससे यही पूछा जाता है कि अगर आपके पास इतनी वर्थ है तो किस तरीके से आपने असासा बनाया। ये दुनिया का मुसलमान असूल है, ये कोई नई बात नहीं है जो यहाँ पर हो रही है। पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर बरतानिया में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, अगर किसी के पास उसके मीन से ज्यादा जायदादें हैं तो उसकी यहाँ का जो ये मैंने असासे किस तरह बनाए। नबील कबूल साहब, मियां साहब का कहना, अब आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा कि मुझे बताएं कि मेरा कसूर क्या है, यानी मेरी कोई एक चोरी, एक डकैती, कोई एक करप्शन, कोई एक केस ला के दें कि यहां मियां साहब साबित होता है कि आपने ऐसे पैसे खाए हैं। नंबर 2, कल नई दस्तावेजात लेकर आए वजीर आजम के बच्चों के वकील, तो क्या इस केस को कल हम उम्मीद करें कि एक नया रुख मिल जाएगा, ये दस्तावेजात इसका रुख चेंज कर सकती हैं? देखें इमरान, मैं समझता हूँ कि सिर्फ कोशिश की जा रही है कि कुछ टाइम और इनको मिल जाए। इनको ख़ुद भी पता है, और आज जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट में जो स्पीच की है, जो बातें की हैं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एक जंग में जब हारा हुआ जो कमांडर होता है ना, वो इस तरह की स्पीचेस करता है कि ये उनका आखिरी खिताब है और उन्होंने अपनी हार मान ली है। मैं समझता हूँ कि अब कौम का भी वक्त ज़ाया ना करें। आपको पता है कि जितना ये डिले हो रहा है केस का जजमेंट, जो कि जजमेंट सबको पता है कि क्या आने वाला है, मैं उस पर भी आऊँगा कि ये इनका कसूर क्या है। इस डिले के वजह से कराची के अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। इस डिले की वजह से आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर किसी भी मिनिस्ट्री में काम नहीं हो रहा है। इस डिले की वजह से 2 स्टॉक ब्रोकर्स जो है उन्होंने खुदकुशी कर ली है, कितना उनको नुकसान हुआ है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं ना मेरा कसूर बताए, तो देखें बड़ा बहुत आसान से सा जवाब है उनका कसूर। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएँ, ऑफशोर कंपनीज में नहीं जाएँ, नेस्कोल नेल्सन के ऊपर भी नहीं जाएँ, मरियम सफदर के बयान पे नहीं जाएँ, आप एक नॉमिनेशन पेपर उठाकर लेकर आए। उसमें आप देखें कि एक पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन लड़ने से पहले, मतलब एक कैंडिडेट, वो उसको पूछा जाता है आप अपने एसेट्स लिख लें, अपने वाइफ के भी लिखें, अपने चिल्ड्रंस के भी लिखें, और उसमें यह भी कहा जाता है कि आप ओथ लें कि आप सर अमीन हैं। उन दोनों को इन्होंने नॉमिनेशन पेपर को इन्होंने पुर किया, और गलत बयानी से उसके अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है वो चैलेंज हो गया है कि वो टोटली गलत है, तो झूठ साबित हो गया है। और दूसरी बात जो उनके पकड़ में आई है, वो कहते हैं मेरा कसूर क्या है। तो आपने खुद कौमी असेंबली में जो बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था, प्राइम मिनिस्टर जो तकरीर आपने किए थे, उसके बरक्स चीजें निकली हैं। आप प्रूफ नहीं कर सके जो बातें आपने की, जो 1970 की शेख मोहम्मद के वालिद शेख राशिद की तस्वीर दिखा करके जी हमने गल्फ स्टील लगाया, जबकि एमिरेट्स की यूएई की गवर्नमेंट ने लेटर भेजा कि ये सरासर सब झूठ है और कोई इस पे उन्होंने तस्दीक नहीं की है। ठीक है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि सादिक अमीन जब आप नहीं रहते हैं तो आप डिस्क्वालिफिकेशन आपकी बनती है। केसेस आप पर चलते रहें, बाद में चलते रहें, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन आप पे बनती है। तो आपका कसूर ये है कि आपने कौम के सामने झूठ बोला, आपका कसूर ये है कि आपने पार्लियामेंट के सामने झूठ बोला, और एज अ मेंबर, क्योंकि अगर आपसे पहले जाली के बुनियाद पर मेंबर्स को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है इसी 4-5 साल में, तो जाली दस्तावेज आपने भी जो है जमा की, वो उनके बच्चों ने करवाई, वज़ीर आज़म के बच्चों ने कराई। जाली दस्तावेज जो है वो वज़ीर आज़म से मंसूब नहीं है, उनके बयानात उनसे, लेकिन वो दस्तावेज उनके बच्चों से मंसूब है।
SCCP में किसने किए? वो तो जफर हिजाजी SCCP में किए जी। हाँ, तो वो किसके कहने पे किए हैं? वो तो जफर हिजाजी बताएंगे, अब गिरफ्तार होंगे तो। वो जफर बता रहे हैं, वो कहते हैं मैं बताऊंगा। अब तो वो कह रहे हैं कि मैंने की नहीं। सब बताएंगे, सब लोग बताएंगे। ठीक है, राणा सनाउल्लाह साहब, नहीं सब बताएंगे। ठीक है, राणा सनाउल्लाह हारे हुए कमांडर की स्पीच करार दिया पीपल्स पार्टी ने। ये दोनों जमातें बता रही हैं कि ये कसूर है मियां साहब का। अब एग्जैक्टली ये तो कोई नहीं बता रहा कि किस जगह पे लूटमार की है, लेकिन ये सब बता रहे हैं कि आपके असासे बहुत ज्यादा हैं, आप बताएं आपने बनाए कैसे हैं। और उसकी मनी ट्रेल आज भी अदालत में जज साहिबान वही कहते रहे बुनियादी सवाल के बनी ट्रेल दे दें, असल मनी ट्रेल दे दें, जो अभी तक नहीं आई। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक ये कानूनी मूशगाफियाँ और ये टेक्निकल और लीगल पॉइंट्स हैं, ये उनको मैं समझता हूँ कि मुझसे भी और जो मेरे दोनों साहिबान बैठे हैं उनसे भी ज़्यादा जो है वो लीगल टीम समझती है, और वो उसका अपने तौर पे जो है वो जवाब भी दे रही है। मैं अब उसमें कोई और इजाफा करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन जो वाज़े बात मैंने सुनी है या मीडिया पे रिपोर्ट हुई है, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने जो अपनी बहस आज कंक्लूड की है, उसमें उन्होंने ये मेंटेन किया है कि इन असासों से, इन एसेट से जिनकी मनी ट्रेल की बात की जा रही है, इनसे मेरा कोई तल्लक नहीं है। और उनका इसके अलावा ये मौक़िफ़ भी है कि ये असासे जो हैं ये उनके वालिद से जो है वो बराह रास्त जो है वो अपने ग्रांट सेंस को जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मैंने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, जिसकी बात नबील गबोल साहब ने भी की है, उनके मतलब ख्वाजा हारिस साहब ने ये बड़ा वेहीमेंटली मेंटेन किया है कि मेरा इसके अलावा कोई और असासा नहीं है, और मैंने जितनी भी डिक्लेरेशंस की हैं वो मेरी डिक्लेरेशन जो है वो दुरुस्त है। अब देखें, ये बात तो है टेक्निकल। अब देखें, मैं यानी चौधरी सरवर साहब, नबील गबोल साहब भी मेरी इस बात की तईद करेंगे। देखिए, हमारी उन बिजनेस या उन लोगों की जो 1960 से या 50 की दहाई से जो है वो बुनियादी इंडस्ट्री के मालिक हैं, या जो उस वक्त भी करोड़पति अरबपति थे और आज भी उनके एसेट्स हैं, हमारी, या मैं कम से कम मैं अपनी बात कहता हूँ कि मेरी को उनके बराबर हैसियत तो नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि जब साल बाद रिटर्न फाइल करनी होती है या ये अपना भरना होता है, ये गोशवारा जो साल बाद हम विदाउट मेंबर जमा करवाते हैं, तो वहाँ पे भी वो वकील की असिस्टेंस, उनकी मदद, एडवाइस लेनी पड़ती है कि जनाब नहीं, ये जो है ये चीज़ आप इस मरतबा 2 मरतबा बाहर भी गए हैं, ये आपके बिल जितने हैं इसको आप इस तरह से कवर करें, ये यहाँ पे शो करें, ये यहाँ पे शो करें। तो बात ये है कि ये चीज़ें टेक्निकलिटी जो हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये सवाल जो है ये अपनी जगह पे रहेगा कि एक आदमी जिसके वालिद के ज़माने से, जिसके सियासत में आने और कारोबार में आने के ज़माने से पहले का उसका पाई का हिसाब लिया जा रहा है, और उसे बिल्कुल जो है वो जो है वो एक यानी पुलिस रात के ऊपर जो है वो चलाया जा रहा है, उसकी 36 साल जो है वो ऑफिशियल लाइफ, जिसमें वो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहा और तीसरी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, हज़ारों ऑर्डर्स किए, अलॉटमेंट के ऑर्डर्स किए होंगे, दूसरे ऑर्डर्स किए होंगे, प्रोजेक्ट किए, मंसूबे किए, तो इतनी बड़ी कड़ी एहतसाब के बावजूद जो है अगर आप उसको ये ना बता सके और ये उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सके कि ये मंसूबा, ये प्रोजेक्ट, ये कमीशन, ये किकबैक, तो बात ये है कि ठीक है, हमारे मुखालफिन के लिए दूसरी साइड पे टेक्निकल और लीगल मूशगाफी का बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये जेटी की रिपोर्ट में लिखा है, इसका जवाब पूछेंगे, रिपोर्ट में लिखा है, और अपनी जगह पे इसकी एक अहमियत है, ये रहेगा। मैं आपके सामने रख दूं, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर 9 केसेस नैब में पेंडिंग है, जिन पे तहकीकात हो रही थी, वो अभी तक पेंडिंग है, वो मुकम्मल नहीं हुई। 9 केसेस हैं, वो सारे के सारे रुके हुए हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं, इमरान उनके खिलाफ 32 केसेस बनाए गए थे और 99 में और सारे के सारे जो है उनके फैमिली बिजनेस के मुतल्लिक थे,
और लोग कहते हैं जी उनका नहीं सर, उसमें एफआईए के अंदर जाली भर्तियों का स्कैंडल था, हेलीकॉप्टर वाला स्कैंडल था, पकड़ के उसके अंदर एक सड़क जो बनाई रायगढ़ वाली उसका स्कैंडल था, किया गया सर बहुत सारे पब्लिक मंसूबों के स्कैंडल्स भी थे, बैरून मुल्क भेजा गया, वो 32 केसेस में से कुछ नहीं बन सका था। फिर एक जाली जो था ना केस हाईजैकिंग का, उसमें उनको 2 दफा उम्र कैद करके। ठीक है, मुझे अब एक ब्रेक लेना है, एक सवाल मैं छोड़ के कि वालिद से बराह रास्त असासे बच्चों को मुंतकिल हुए हैं, यानी दादा से पोतों को मिले हैं, बीच में से मियां साहब गायब हैं। ये 93 से लेके 99 तक का टन्योर है जिसके ऊपर एलिगेशन लगता है। इसमें जेआईटी भी पॉइंट आउट करती है, इसमें मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ केसेस भी मौजूद हैं, लेकिन अगर ये पैसा ऐसे गया है तो इसका मनी ट्रेल वो मांग रहे हैं जो मियां साहब ने कहा था मौजूद है, लेकिन आज भी अदालत पूछती है कि वो मनी ट्रेल मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर और बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। जी चौधरी साहब, हमें लूट कर, अब सुबह के वक्त जज साहब कहते हैं कि आप मनी ट्रेल दे दें, कल भी उन्होंने कहा कि यार अब दे दें, मनी ट्रेल दे दें, वो एक डॉक्यूमेंट दे दें जिससे आपकी मनी ट्रेल साबित हो जाए। तो आज मियां साहब ने शाम को कहा कि अपने जो जुल्म उनके ऊपर हुए हैं उसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि हमें लूट कर हमसे मनी ट्रेल पूछते हो। सर ये अब सिचुएशन। चलिए सर। जी मैं अर्ज़ करूं जी, सबसे पहले तो ये है कि राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लीगल पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स पे मैं नहीं समझता कि डिस्कशन जो है हमें करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जेआईटी को एक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस कलेक्ट करो। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको मौका दिया कि अपनी सफाई में जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, जो मनी ट्रेल देना चाहते दो। उसके बाद फिर जेआईटी के सामने इनको मौका दिया गया। अब ये जेआईटी को थ्रेट्स कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, और एक जो वहां की जो फर्म है जिन्होंने ट्रस्ट डीड की बात की है, जिसको कहा जा रहा है कि वाजिद ज़िया के कजन हैं, अख्तर राजा की, अख्तर राजा कजन तो हैं, वो कजन होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे क्रेडिबल पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी में हैं, हमने उनको डिफेंड किया है। जब कभी बात होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे उनका जुडिशरी ताल्लुक हो, फौज से ताल्लुक हो, हमने कहा कि किसी का रिश्तेदार होने से कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं जाती है। तो और दूसरी बात मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि वो राजा अख्तर साहब कभी पीटीआई के मेंबर नहीं रहे हैं, कभी किसी जलसे में नहीं गए हैं, वो एक बहुत क्रेडिबल कंपनी जो है। तो अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अब तीसरी दफा इनको मौका दे रही है कि भाई अगर आपके पास प्रूफ हैं तो इनको हमारे पास लेके आए, मनी ट्रेल लेके आए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, और ये बात जो दुबई से शुरू हुई है तो ये भी खुद इन्होंने शुरू किया, वरना बात तो सिर्फ चार्ज की थी। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो गल्फ स्टील मिल बनी है उसका पैसा पाकिस्तान से दुबई में गया कैसे, और फिर दुबई में जब 12 मिलियन की कोई चीज बिकी नहीं है तो फिर वहां से वो कतर कैसे गई, कतर से फिर अपना सऊदी अरब कैसे गई, और फिर सऊदी अरब से बरतानिया कैसे गई। अब भी ये सवाल है, ये बात अगर प्राइम मिनिस्टर का किसी भी कोई जगह इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बच्चों की जो सारी कंपनीज हैं, तो वहां पर तो आज से 20 साल प्राइम मिनिस्टर मांगते हैं स्पेसिफिक करप्शन का केस। मैं ये बताएं कि यहां पे इतने पैसे खाए। मैं ये करता हूं कि मेरा वहां पर कारोबार है, मैं 76 से कारोबार में हूं। अगर मुझसे पूछें तो मैं 76 से लेकर अब तक वहां का जो कस्टम एक्साइज है उनके पास भी रिकॉर्ड पड़ा है, मेरे पास भी पड़ा है। तो ये जितनी कंपनियां हैं उसका रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके दें, कम क्लीन, और मेरे ख्याल में मामला जो है कल खत्म हो सकता है। ठीक है सरदार नबील कपूर, आपके ऊपर एक एलिगेशन लगता है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि मियां साहब जब ये पूछते हैं कि स्पेसिफिक वो केस बताओ जिसके अंदर मैंने करप्शन किया और साबित हुई है, मुझे बताएं मैंने कौन से वाले केस में कहां पे लूट मार की है। आप अभी तक सारे के सारे मिलके, ना मुशर्रफ साहब के दौर में, ना पीपल्स पार्टी के दौर में, ना इस जेआईटी के दौर में, कोई नहीं बता सका कि फलां चीज में आपने करप्शन की थी जो साबित हो गई। मैंने आपको बताया ना, मैंने कहा आप करप्शन की बात ही छोड़ देना। आप करप्शन की बात, आप राना सनानो ने कहा कि जो एसेट्स इन्होंने अपने डिक्लेयर किए थे इतने ही एसेट्स हैं इनके पास। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा
कि मतलब इन्होंने अपने वालिद मोहतरम जिनकी इज़्ज़त हमें भी है, वो आके गवाही तो दे नहीं सकते, वो अल्लाह के पास है, उनको यानी इन्वॉल्व कर दिया और उनके लिए कहा गया कि जी उन्होंने अपने डायरेक्टली यानी मुझे नहीं दिया, अपने अपने पोतों को जो है सारे जायदादें उनके नाम पर की हैं। तो ये चीज़ भी इनको प्रूफ करना पड़ेगा। ये भी चीज़ देखें, एक शख्स दुनिया में नहीं है वो तो गवाही देगा नहीं, वो प्रूफ कैसे होगा, मनी ट्रेल कैसे प्रूव होगा। तो ये कहते हैं ना कि ये सब कुछ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे बच्चों ने किया या मेरे फैमिली ने किया या मेरे वालिद ने जो है ये जायदाद दिए, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि देखें ये सब चीज आपको प्रूफ करना है कि आपके ऊपर एलिगेशन है और आप मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे हैं, आपको प्रूफ करना है। तो मैं समझता हूं कि ये केस तो देखे बनता है, सादिक और अमीन वाला केस तो बनता है। क्यों बनता है? वो कहते हैं कि मैंने ऐसे क्या गुनाह किया है, तो आप सिर्फ निकाल लें उनका जो स्पीच है कौमी असेंबली का, और फिर उसके बाद जेआईटी का स्टेटमेंट आप उसके साथ मिला लें। जेआईटी में जाके उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दिया, कौमी असेंबली में कुछ और स्टेटमेंट दिया, तो दोनों में जो है तराज पैदा हुआ, दोनों में यानी एक मुतनाज़ा जो है स्टेटमेंट मैं समझता हूं उनका जो कौमी असेंबली में और फिर उनका जो है स्टेटमेंट जेआईटी में, उसको अगर आप सामने रखेंगे तो बहुत आसान होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के लिए जेआईटी की रिपोर्ट के बाद फैसला देने में। मैं समझता हूं कि वो खुद भी जानते हैं कि उनसे गलती हुई और गलती अपनों ने ही करवाई है। जो उनके इर्द गिर्द जो उनके रिश्तेदार बने हुए हैं, जो नजदीक तरीन लोग हैं, साजिश वहीं से हुई है इनके खिलाफ। ठीक है, मैं तो नाम लेकर कहूंगा कि सारा केस इनका खराब किया है, इसाक डार ने खराब किया है। ठीक है, इसकी वजह से इस मुसीबत में ये पड़े। राणा सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे केसेस बने और इस बुनियाद पे आपने सियासत की, इलेक्शन लड़े कि वो इंतहाई करप्ट है, उन्होंने बहुत करप्शन की है। लेकिन पाकिस्तान में हुआ ऐसा कि इदारों की कारकर्दगी की वजह से आज तक कोई करप्शन साबित नहीं हुई। तमाम लोग या तो बाइज्जत बरी हो गए हैं, या होने वाले हैं, या सुरखरू हो गए हैं, या आने वाले कुछ दिनों में सुरखरू हो जाएंगे। तो ये तो है पाकिस्तान का सिस्टम जो करप्शन साबित करेगा। तो इस बुनियाद पे तो करप्शन ना आपके खिलाफ साबित हो सकती है, ना जरदारी साहब के खिलाफ हो सकती है, ना इमरान खान के खिलाफ हो सकती है, ना फजल रहमान के खिलाफ। अब एक ही तरीका रह जाता है जो बाकी दुनिया में भी है कि आपसे पूछा जाए कि आपके पास इतने सारे असासे हैं और आपके पास मालो दौलत कम था, असासे इतने बड़े बना लिए हैं, बनाए कहां से? ये बुनियादी सवाल है जो आपके सामने रख रही है अदालत। बार बार पूछते हैं मनी ट्रेल का। सर देखिए, बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दुनिया में, देखिए दुनिया में जो है ये रियल जस्टिस तो नहीं हो सकता। रियल जस्टिस तो रोज़े महशरी होगा और अल्लाह ताला की ज़ात करेगी जो हर चीज़ से जो है वो आगाह होगी। यहाँ पे तो पेपर जस्टिस है। अगर मेरे खिलाफ कोई केस है और मेरे खिलाफ अगर जो कानून शहादत है उसके मुताबिक अगर गवाही मुयस्सर आ जाती है तो मैं कसूरवार ठहराया जाऊँगा। अगर उसके मुताबिक जो है वो गवाही मुयस्सर नहीं आती तो मैं कसूरवार नहीं ठहराया जाऊँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो वाक़या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे बहुत सारे मर्डर केसेस हैं, बहुत सारे जो है वो दूसरे प्रॉपर्टी लूट मार के। अब आप देखें कि एक आदमी जो है वो बरी हो जाता है तो इट मीन्स कि अगर वो एविडेंस, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बरी हो गया तो क्या उस मकतूल ने जो है वो खुदकुशी की थी? बात ये है कि ये तो एक पेपर जस्टिस है और कानून के यानी लीगल जस्टिस है। कानून के मुताबिक जो चीज़ आपके ऊपर साबित होगी उसमें आपको सजा मिलेगी, जो नहीं होगी वो नहीं होगी। रियलिटी क्या है ये खुदा की ज़ात जानती है। आप देखें, नबील गबोल साहब ने दो बातें की हैं। उनकी एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि अगर तो ये साबित हो जाए कि उन्होंने जो एसेट्स अपनी उस गोशवारे में जो इलेक्शन लड़ते वक्त या उसके बाद हर साल 30 सितंबर से पहले हम अपना गोशवारा तमाम दाखिल करते हैं, उनमें जो जमा करवाए हैं, अगर उनके एसेट्स उनसे ज्यादा निकल आए और जेआईटी ने अगर साबित कर दिया है तो फिर तो उनके खिलाफ 62-63 का जो है वो बिल्कुल जो है वो अटैक होगा। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में आज जो मेंटेन किया है केस, जो अपना पेश किया है ख्वाजा हारिस ने, उन्होंने बहरहाल अपनी तरफ से जो है वो उन्होंने इस बात को साबित किया है कि उनके केस में ऐसा नहीं है।
जहां तक ये बात है कि मैंने एक तकरीर की, अपना जो है वो एक जगह पे, दूसरी तकरीर कर दी दूसरी जगह पे, तीसरा मैंने बयान दे दिया किसी इंक्वायरी में या किसी तफ्तीशी इदारे में, और उनमें जो कंट्राडिक्शन है उसकी बुनियाद के ऊपर अगर मेरे खिलाफ ये फैसला हो कि मैं सादिक और अमीन नहीं हूँ, तो ये फैसला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप मुझे फेयर ट्रायल ना दें। जब तक तो आपको लगता है फेयर ट्रायल आपको मिल रहा है? ऊपर एलिगेशन है, क्या आपको फेयर ट्रायल मिल रहा है उसके मुताबिक? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौका मिल रहा है? फेयर ट्रायल जो है ना, फेयर ट्रायल तो ट्रायल कोर्ट में होगा ना, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं, ये ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सादिक और अमीन वाला मामला भी आपका जाके ट्रायल कोर्ट के अंदर रिजॉल्व हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन ना दे? नहीं, अगर तो ये साबित हो जाए एसेट्स वाली बात, तो इसके ऊपर आप देखें ना, मैंने अपने गोशवारे में या मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ एक डिग्री लगा दी है, और कल को साबित हो जाए ये डिग्री जाली है। मैंने अपने एसेट्स की जो है वो कॉपी लगाई है, कल को साबित हो जाए ये 2 नंबर है, एसेट्स मेरे जो हैं इससे कहीं ज्यादा हैं, तो वो फैसला 62-63 में बहुत सारे लोगों के खिलाफ हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी बात के ऊपर जो है वो ट्रायल करना है, तो वो तो फिर ट्रायल कोर्ट में होगा ना। ठीक है, मुझे वो अदालत ने कहा है कि वो एक ऑप्शन मौजूद है, जो होगा अदालत के मुताबिक वो एक ऑप्शन मौजूद है, ट्रायल कोर्ट वाला अदालत ने खुद कहा कि वो एक ऑप्शन मौजूद है अगर गोशवारे में अगर कोई है। बाकी जो तकारीर वाली बात है ना, तकारीर की बुनियाद के ऊपर जो है, या तकारीर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों साहिबान बैठे हैं, कोई आपस में हम बात नहीं कर रहे थे। चौधरी सरवर साहब ने तो पाकिस्तान में अभी इलेक्शन नहीं लड़ा, नबील गबोल साहब ने लड़े हैं। अगर टेक्निकल बुनियादों पे लेना है तो हमने हर इलेक्शन के बाद बाकायदा बयान हल्फी लिख के दिया है कि हमारा इस इलेक्शन के ऊपर 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं हुआ। पहले जब 5 लाख से ऊपर नहीं हुआ एमपीए के हल्के के ऊपर। मैं दावे से कहता हूं कि 1040 लोग इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं। इस टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अगर सादिक और अमीन की बात हो तो कोई भी नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि कोई भी सादिक और अमीन नहीं है, लिहाजा वज़ीर आज़म के सादिक और अमीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये रहने दो, आप ये रजिस्टर कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं अमर सादिक। वेलकम बैक नाज़रीन। नबील गबूल साहब, मियां साहब ने नई हिकमत अमली अपनाई है, बल्कि पुरानी है, कि जब भी कभी प्रेशर में आती है इनकी पार्टी तो पब्लिक अपीयरेंस मियां साहब अपनी इंक्रीज कर देते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको लगता है, आप इफ्तिताह करना, बाहर जाना, सड़कों का इफ्तिताह करना, लोगों के बीच में जाना, उनको मिलना, मियां साहब की इस मर्तबा इस सिचुएशन में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि पीएमएलएन कह रही है ये हमारे खिलाफ साजिश है, पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं देगी इसलिए कि अब इलेक्शन करीब है, वरना साजिश है। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है। देखिए, साजिश किसको कहते हैं? साजिश मैं आपको बताऊं कि साजिश जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 96 में उनको हटाया गया तो 2 महीने पहले उनके भाई का मीर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल किया गया, और उसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट का खुद शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी स्टेटमेंट में जिक्र किया कि मुझे उनका हाथ लग रहा है, और रीज़न यही बनाया गया उनकी गवर्नमेंट को हटाने का। उसको साजिश कहते हैं। ये कैसा साजिश है कि आपसे अगर कोर्ट मनी ट्रेल पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका नाम पनामा लीक्स में आया है, और आपका नाम जो है जब पनामा लीक्स में आया तो आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इसमें साजिश मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये साजिश जरूर हमें नजर आ रहा था जब आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक खबर प्लांट कराई डॉन लीक्स में, जिसने आपने मुल्क के खिलाफ साजिश की, हमारे इदारों के खिलाफ साजिश की, उसको साजिश कहते हैं। तो साजिश का मतलब समझे। देखें, ये वही कोर्ट है जिसमें एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी दी है, वो साजिश है। लेकिन अगर इस प्राइम मिनिस्टर को पूछा जा रहा है कि भाई ठीक है, आपके ऊपर एलिगेशन है, आप प्रूफ कर दें, आपके ऊपर जो हम सवाल करते हैं, आप गालियां तो ना देना जेआईटी को। आपने, आपके वकील ने आज कहा कि आप बहुत मोहतात तरीके से अपनी जजमेंट, एहतियात से जजमेंट देना, इसका क्या मतलब है? मैं तो इसको इनडायरेक्टली समझता हूं कि एक थ्रेट है कोर्ट के लिए कि सोच समझ के एहतियात से आप अपनी जजमेंट देना। ठीक है, तो आप ठीक है। मैं ये साजिश वाला सवाल राणा साहब पे ले जाएंगे, लेकिन पहले मैं एक, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट में जो मुखालिफिन है सियासी, खास तौर पर इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, ये आप सुनिए। तुम्हें एक बार नहीं
तुम्हें बार बार मुस्तरद किया है पाकिस्तान के अवाम ने, तो तुम कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से साजिशें करके तुम इक़्तिदार हासिल करना चाहते। तुम्हें पाकिस्तान के अवाम इस बात की इजाजत नहीं देंगे, नहीं देंगे, चाहे तुम जितना मर्जी मुझ पे कोई इल्जाम तराशी करो। मैं जवाब ना भी दूं 2018 में आप देंगे, ये कौम देगी इंशाअल्लाह। हाँ जी, कभी इधर से कभी इधर से कभी उधर। मियां साहब ने सारे इशारे बता दिए हैं। आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, फिर आप ये रास्ते ढूंढते हैं, ये उनको लगता है उनके खिलाफ। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम ने जब भी अगला इलेक्शन आएगा तो पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि असम्बलियों को डिज़ाल्व कर दो, हुकूमत को गिरा दो। हम तो ये कहते हैं कि इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और इस वक्त निज़ाम हुकूमत का संभालना इन हालात में मुश्किल होता है, तो प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन देने के बाद अपने किसी भी कॉलीग जो हैं पार्लियामेंट में उनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर सकते हैं, इन हाउस तब्दीली आ सकती है। तो मैं नहीं समझता ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। और एक बात बड़ी क्लियर है, इस मुल्क के अवाम जो हैं किसी सूरत में भी कोई गैर जमहूरी इक़दाम जो है वो नहीं करना चाहते। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस मुल्क की ट्रेजेडी ये है कि आज तक पिछले 70 सालों में सब लोग मानते हैं कि करप्शन है, सब लोग मानते हैं कि सियासतदानों ने, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ पर जजेस ने इस मुल्क को लूटा है, लूट कर बाहर बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं, लेकिन किसी का एहतसाब नहीं हुआ। इसकी वजह है कि हमने आज तक इस मुल्क में इंस्टीट्यूशन को नहीं बनाया है। और इंस्टीट्यूशन इस मुल्क में कैसे बनेंगे कि एक बंदा सईद अहमद खान, जिसको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है, उसके बाद उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जब JIT उससे सवाल करती है कि क्या तुम सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए थे, तो वो कहता है कि मैं करप्शन के चार्जेस में गिरफ्तार हुआ था। फिर उससे सेटलमेंट करवाई थी, सेटलमेंट हुई। फिर उससे पूछा जाता है कि आपके 3 बैंक अकाउंट हैं जिसमें अरबों रुपया आया है, अरबों रुपया निकला है, तो उसका जवाब वो ये देता है कि मेरा शनाख्ती कार्ड भी गुम हो गया था, मेरा पासपोर्ट भी गुम हो गया था, मुझे पता नहीं किसने। फिर उसने पूछा कि बैंकिंग का आपको तजर्बा है, वो कहता नहीं। कैसे आपको लगाया गया? मैं इसहाकडार का दोस्त था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बरतानिया में एक मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा कि इसने आउट ऑफ द वे जाके अपनी एक मुलाजमा को वीजा लगवाने की सिफारिश वहां पर की थी। तो मैं समझता हूं कि इन हालात में, और फिर SECP का देख लें, जो चेयरमैन है वो रैकेट टेम्परिंग में मुलव्वस है और उसको अभी तक अपने ओहदे से नहीं उठाया गया। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक हम ओहदों को और जिस तरीके से कड़ा एहतसाब नहीं करेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि एहतसाब जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए, उसकी फैमिली का। हम चाहते हैं कि इदारे ठीक हो और एहतसाब चाहिए और हमें अदारों को बाख्तियार बनाना। मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। राणा साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा ब्रेक के बाद। ये सवाल आपके सामने पड़े। वेलकम बैक नाजरीन। सोर्सेज के मुताबिक जो दस्तावेजात हैं कुछ और पहुंची हैं पाकिस्तान में, दुबई से और अबू धाबी से। उसमें अब जो शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है उनकी तस्दीक मुबैना तौर पे है। अब वो कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट उसको वेरीफाई करेगी, तब पता चलेगा कि ये दस्तावेजात वजन रखती हैं या नहीं रखती। राणा सनाउल्लाह साहब, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे बातें, अदालती कार्रवाई जो हो रही है, क्या आप उससे मुतमईन है? क्योंकि 2 राय है आपकी पार्टी में। एक एहसन इकबाल साहब या कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कहते हैं कि कहीं अदालती 58(2) ना हो जाए, हमारे साथ जुल्म ना हो जाए, ज्यादती ना हो जाए। दूसरी आवाज ये, कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर में एतबार है, हम इनकी सारी बातें मानेंगे, कोई एतराज नहीं, कार्रवाई ठीक हो रही है। एग्जैक्टली आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस कोर्ट की कार्रवाई को लेके और जजेस की हैंडलिंग को लेके इस केस के बाद? देखिए, इसमें हमारी कोई भी राय हो, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, उस फैसले को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए तमाम फ्रीकैन को। ठीक, उसकी वजह यह है कि अगर उस फैसले के ऊपर अमल नहीं होगा तो फिर मुल्क जो है वो अनारकी और इंतशार का शिकार होगा, और मेरा ख्याल है कि फिर सबका ही नुकसान होगा, किसी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो फैसला जो है वो अदर पार्टी वो समझती है कि वो जो है वो उनके हक में नहीं है या उनके साथ ज्यादती हुई है, तो वो एक रिव्यू या अपील भी हो सकती है। लेकिन अगर
अदालत उज़्मा है और उससे आगे अपील कोई नहीं है, तो फिर उससे बड़ी एक अदालत जो है वो खुदा की है, और उसके बाद दुनिया में खल्के खुदा की अदालत है, और वो भी क्योंकि लगने जा रही है अगले साल ही, तो उसमें भी जो है वो फैसला हो जाएगा कि इस सर। लेकिन ये है कि अदालत के फैसले के बाद आपका कोई इरादा नहीं है इस फैसले के ऊपर बराह रास्त जजेस पे या इन मामलात पे या अदालत पे तनकीद करने का नहीं होगा, आप सर तस्लीम खम करेंगे और 58 नहीं, हम उस फैसले को नहीं, हम उस फैसले को इन्फोर्स, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके ऊपर अगर जहां जहां पे हमारी नजर में काबिल तनकीद हुआ, तनकीद भी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, और उसको अवाम में भी लेके जाएंगे। और ये बात लेकिन 58 वाली एक्सटेंट पे तो नहीं जाएगा ना, सियासत छोड़ के घर नहीं बैठ जाना। यानी मियां नवाज शरीफ ने एदर वे डिसीजन हो, उसने इस मुल्क की सियासत भी करनी है और इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड भी करना है। ठीक है, सरदार नबील कबूल साहब, ये है, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बाकी अवाम जो फैसला करेंगे, ठीक है, अगर अवाम वो तो नेक्स्ट ईयर ना सर, वो तो नेक्स्ट ईयर 2018 के इलेक्शन में उसके हक में फैसला दे दिया, तो फिर तो ये सारे बाकी फैसले जो है ना वो फिर सारे हवा में उड़ जाएंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है नबील कबूल साहब, ये है PMLN का इले को देखने का तरीका, अब तो कोई शक नहीं है। आप देखें ना कि अभी आप कह रहे हैं मार्जिन तो रखा राणा साहब ने, चला है कि नहीं, आपने कहा ना जराए से पता चला है कि दुबई से जो है कुछ दस्तावेजात अभी पहुंची हैं। मुझे एक बात बताएं, जो JIT में पेश होने वाली डॉक्यूमेंट्स थी उस वक्त तक तो आप लोगों ने पेश नहीं किए, अभी अचानक मेहरबान कैसे हो गया? शेख मोहम्मद जो है उसने दुबई से आपके लिए जो है वो अटेस्टेड अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी भेज दिए। तो ये राना सनाउल्लाह साहब, मैं समझता हूँ कि हैं भी मिनिस्टर लॉ और लॉ को समझते भी हैं और कैलेबरी फोन को भी समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको पता होना चाहिए कि उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे सर, जो वह खत्म हो गया, वह खत्म, कैलेबरी फोन का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, बेफिक्र रहे हैं आप। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।